सुधा फर्श पर बैठकर हॉल में सोफे पर लेटे हुए अपने पति विकास को मनाने की कोशिश कर रही थी और विकास हर बार उसे दुत्कार रहा था। सुधा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह बस यही कह रही थी कि मुझसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है कि तुम मुंह फुलाकर यहाँ बैठे हो। चलो ना बेडरूम में चलते हैं, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जितना सुधा रो रही थी उतना ही विकास को मज़ा आ रहा था। विकास का सोचना था कि औरतें अपनी देह सुख के लिए कुछ भी सहन कर सकती हैं। इधर सुधा की परवरिश उसकी बुआ के घर में हुई थी। बचपन से ही उसे प्यार नसीब नहीं हुआ था। शादी के बाद शुरुआत में विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और सुधा भी अपने पति को अपनी दुनिया समझने लगी थी। जब विकास को एहसास हुआ कि सुधा उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती और वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुकी है, तब विकास उसे अपने इशारों पर नाचने वाली गुड़िया समझने लगा। ऊपर से उसे इस बात का भी एहसास था कि सुधा का साथ देने वाला उसके मायके में भी कोई नहीं है। इसीलिए दिन पर दिन उसका व्यवहार बदलने लगा और वह सुधा को अपना गुलाम समझने लगा। वह कभी भी उस पर हाथ उठा देता और बेडरूम में भी अपनी मनमानी करता और अपनी पत्नी को चोट पहुंचाना तो रोज़ का काम हो गया था। उसका पति उसकी कमजोरी समझ गया था। वह रोज़ाना छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर रात को हॉल में जाकर सो जाता था। तब सुधा उसके हाथ पैर जोड़कर उसे मनाने लगती जैसे वो गुलाम हो। फिर वह उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता और फिर से हर रोज़ की तरह वही सब दोहराता। सुधा को लगता था कि वह बेडरूम वाला फ़र्ज निभाकर अपने पति के दिल में जगह बना लेगी, लेकिन विकास को लगता था कि उसकी पत्नी इसी बेडरूम वाले प्यार के लिए तरसी हुई है, इसीलिए उसके आगे वह भीगी बिल्ली बनी रहती है। अब रोज़ाना यही कहानी दोहराई जाती है। विकास छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता और सुधा उसके सामने हाथ जोड़कर घूमती रहती। विकास का मन करता उसे धक्का दे देता, उस पर हाथ उठाता और उसके साथ मनमानी करता था और सुधा उसे अपना धर्म मानकर अपने दर्द और आंसुओं में डूबी हुई अपना पत्नी धर्म निभाने की कोशिश करती रहती थी। मायके में भी कोई सुख दुख बांटने वाला नहीं था। बस घर के बगल में रहने वाली सुनीता भाभी ही उसकी सुख दुख की बातें सुन लिया करती थी। सुधा ने कभी भी किसी से यह बात नहीं कही थी कि उसका पति उस पर हाथ उठाता है। जब सुनीता उसके चेहरे पर चोट के निशान देखती तब सुधा बहाना बनाकर कह देती कि दरवाजे की लग गई, लेकिन सुनीता सब समझती थी कि निशान कैसे हैं। एक बार लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी तो विकास की सफ़ेद रंग की शर्ट सूख नहीं पाई थी। विकास के ऑफिस में मीटिंग थी। जब वह ऑफिस मीटिंग के लिए तैयार होने लगा तो उसे सफ़ेद रंग की शर्ट नहीं मिल रही थी। तब सुधा ने कहा, शर्ट अभी सूखी नहीं है। इस पर विकास को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी का सिर पकड़कर टेबल पर दे मारा और गुस्से में कहने लगा कि तुम दिन भर करती ही क्या हो? तुमसे ये छोटे छोटे काम भी नहीं होते हैं? ऐसा लगता है कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आई हो। सुधा रोने लगी। उसके माथे में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। उसकी नज़र आईने पर पड़ी। उसने माथे पर सूजन देखी। उसने माथे पर दवाई लगाई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो वह डर गई। उसने मुँह धोकर दरवाज़ा खोला। सामने सुनीता खड़ी थी। सुधा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही सुनीता सन्न रह गई। सुनीता ने पूछा, तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? सुधा ने नज़रें चुराते हुए कहा, भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी ना तो माथा दीवार से टकरा गया। सुनीता ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू लाई थी, आज सुबह ही बनाए थे। मैंने सोचा कि थोड़े लड्डू तुम्हें भी दे दूँ। सुधा अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोली, भाभी अंदर आइए, हम बैठकर बातें करते हैं। सुनीता उसके साथ हॉल में सोफे पर बैठकर उसकी चोट की ओर देखते हुए बोली, सुधा तुमसे एक बात पूछूं? जैसी चोट तुम्हें लगती रहती है वैसी चोट क्या कभी तुम्हारे पति को लगी है? उसका यह सवाल सुनकर सुधा चौंक गई और कहने लगी, नहीं भाभी, उन्हें भला चोट कैसे लगेगी? सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो सुधा, ऐसी चोट हम औरतों को ही क्यों लगती है? क्योंकि हम औरतें ये सब सहन करने की आदी हो जाती हैं और ये दर्द झेलना ही हमारी नियति है।
वैसे भी औरत को सहन शक्ति की मूर्ति कहा जाता है, इसीलिए दर्द हमारे हिस्से में आता ही है। जिस दिन तुम्हारे पति को दर्द का अनुभव होने लगेगा, उस दिन के बाद शायद तुम्हारे हिस्से में दर्द ना आए। सुधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सुनीता कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ? तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और तुम्हारे पति का गुस्सा सब पता है मुझे। कब तक ऐसे ही गिरने फिसलने का बहाना बनाती रहोगी? तुम्हें खुद के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। सुधा रोने लगी और रोते हुए अपने सारे दुख दर्द सुनीता के सामने बयां किए। सुनीता ने सुधा को गले लगा लिया। उसकी पीड़ा को देखते हुए सुनीता की आंखें भी नम हो गईं। सुनीता उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगी, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। अगली बार वह तुम पर हाथ उठाए तो फिर तुम उसे खींचकर एक लगाना और उसे उसकी औकात दिखा देना। तुम्हारा बनाया हुआ ही खाकर इतनी ताकत आजमा रहा है, अब तुम भी अपनी ताकत दिखा दो। तुम भी शक्ति का स्वरूप हो। सुनीता की बातें सुनकर सुधा की आंखों में एक नई चमक सी आ गई। उसने सोचा, रोज के घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि एक दिन फैसला हो ही जाए। अब वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने दोपहर में अपने पसंद का खाना बनाया और खूब स्वाद लेकर खाना खाया, फिर आराम से सो गई। विकास के ऑफिस से आने के बाद सुधा ने चुपचाप सारे काम निपटाए, लेकिन विकास तो उससे उलझने का बहाना ढूंढ रहा था। आखिरकार रात को खाना खाते समय उसने थाली को नीचे पटक दिया और कहने लगा, कितना गंदा खाना बनाया है। पूरे दिन काम करता हूँ और रात को खाना भी ढंग का नहीं मिलता। सुधा ने आराम से कहा, खाने की थाली ऐसे नहीं पटकते, अन्न का अपमान होता है। वैसे भी खाना बहुत स्वाद है। विकास ने चिढ़कर सुधा को थप्पड़ मारते हुए कहा, नालायक, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मुझे पलटकर जवाब दे रही हो? सुधा ने तुरंत ही उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, मैं तो सिर्फ बातें कर रही थी, लेकिन तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? उस तमाचे से विकास बौखला गया और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपने पति पर कैसे हाथ उठा सकती हो? लेकिन वह इतना स्तब्ध रह गया था कि आगे चलकर उसने फिर कभी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। सुधा ने उसे फटकारते हुए कहा, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ कि सारे दिन घर का काम करूँ और रात को तुमसे मार भी खाऊं। और ये आखिरी बार था जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आज के बाद मेरे साथ ज़रा भी गलती किया तो मैं पुलिस को फ़ोन लगा दूंगी। और हाँ, मेरे साथ रहना है तो तमीज़ से रहना होगा, क्योंकि मैंने मार पिटाई और चोट का वीडियो अपनी बुआ को भेज दिया है। अगर मेरी जान को ज़रा सा भी खतरा हुआ तो मेरी बुआ उस वीडियो को पुलिस को दिखा देंगी और तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। विकास ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे प्यार नहीं जताऊंगा। सुधा ने गुस्से में आकर कहा, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसमें हर समय मार पीट और डांट फटकार हो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज सुधा ना तो विकास के आगे पीछे घूम रही थी और ना ही उसे मना रही थी। विकास एकदम सन्न रह गया, क्योंकि यह सब उसके लिए नया था। वह सोचने लगा कि सुधा में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। लेकिन आज सुधा ने आवाज़ उठाकर विकास को एहसास दिला दिया कि अब वह मार खाने वाली बेजुबान गुड़िया नहीं है, बल्कि अब उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है। उस दिन के बाद से विकास ने बातचीत बंद कर दी थी और अब वह दूर दूर रहने लग गया था। सुधा को भी अब उसका प्यार नहीं चाहिए था, इसीलिए वह भी अब शांतिपूर्वक रहने लगी थी। धीरे धीरे अब विकास को वही सारे प्यार भरे दिन याद आने लगे कि सुधा उसका कितना ध्यान रखती थी और कैसे मुझ पर प्यार लुटाती थी। उसने धीरे धीरे सुधा से सामान्य दिनचर्या की बातें करनी शुरू कर दी। फिर सुधा भी उसे प्यार से जवाब देने लगी। वक्त गुजरने के साथ विकास को भी एहसास हुआ कि यदि ज़िंदगी में खुशी चाहिए तो अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाना कितना ज़रूरी होता है। अपने जीवन साथी को दुख देकर मैं अपने घर में कभी सुख समृद्धि नहीं ला सकता। इसीलिए विकास अपने व्यवहार को बदलकर अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार करने लगा। सुधा अब बहुत खुश थी। उसने अपने पति को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया था, लेकिन आज उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। दोस्तों,
गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से इसीलिए भी डर लगता है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए। लेकिन ऐसे रिश्ते निभाने का क्या फ़ायदा जिसमें घुट घुट कर जीना पड़े। सभी को अपने लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्या पता कोई सकारात्मक बदलाव ही आ जाए। दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और अब विदा लेती हूँ। मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और जाने से पहले एक सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा दें। स्नेह और आभार बना रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।